इंटरफेरेंस हमने डिस्कस किया था. इंटरफेरेंस इज अ टाइप ऑफ सुपरपोजिशन. तो इंटरफेरेंस में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देगी. भाई यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया था ना आपको, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस कैसे बनेंगे, क्या होगा. ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मैं आपको बता चुका हूं. So, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने एक सोर्स स्लिट ली थी, इसके आगे एक डबल स्लिट रखी और यहां एक स्क्रीन ली थी. इसको कहा था स्लिट S1 एंड दिस इज स्लिट S2. इन दोनों स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है, दैट सेपरेशन इज स्मॉल डी. डबल स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन कैपिटल डी है. यहां से जो वेव्स आएंगी, ये वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करेंगे. जैसे जैसे ये वेव्स आगे बढ़ेंगी, ये एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करती चली जाएंगी. और इन वेव्स के सुपर इम्पोजिशन की वजह से यहां पर फ्रिंजेस बनने शुरू होंगे. ये भी डिस्कस किया था कि सेंटर में एक ब्राइट फ्रिंज बनेगा, फिर इसके बाद ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनते चले जाएंगे. सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगा और उसके बाद ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस यहां बनते चले जाएंगे. दिस इज सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. और फिर उसके बाद ऑल्टरनेट ब्राइट और ऑल्टरनेट डार्क फ्रिंजेस बनते चले जाएंगे. सो दिस इज योर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. अब ये जो दोनों स्लिट्स है, देखिए आपको मैथमेटिकली करना क्या है. इस स्लिट से भी वेव आ रही है, यहां से भी लाइट वेव आ रही है. इन दोनों की इक्वेशंस लेनी. आगे जाकर ये दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करेंगे. आपको इन्हें सुपरपोज कराना है और यहां स्क्रीन के ऊपर जो भी फ्रिंजेस बनेंगे उसकी इक्वेशन लिखनी है. सुपरपोजिशन के बाद जो भी आएगा उसकी इक्वेशन लिखनी है. तो आप लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ वेव फ्रॉम सोर्स S1. S1 सोर्स से जो वेव आएगी उसकी इक्वेशन होगी y1 इज a sin ओमेगा t. S2 सोर्स से जो लाइट आ रही, बेसिकली सोर्स एक थी, इसी सोर्स से आने वाली लाइट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी. हमने एक एनिमेशन के थ्रू भी देखा था. इसी तरह से इक्वेशन ऑफ वेव फ्रॉम सोर्स S2. S2 सोर्स से जो वेव आएगी इसकी इक्वेशन है b sin ओमेगा t प्लस 5. दैट्स इक्वेशन नंबर 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. मुझे बता सकते हैं दोनों वेव्स में फेज डिफरेंस कितना है? फर्स्ट स्लिट से जो वेव आ रही है, सेकंड स्लिट से जो वेव आ रही है, इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है? वेरी गुड, फाई का फेज डिफरेंस है ना. यस, फाई का फेज डिफरेंस. ए क्या है? ये ए और ये बी क्या है? यहां पर ये ए और बी जो यहां लिया हुआ है, इस ए और बी का मतलब क्या है? यस, ए एंड बी आर एम्पलीट्यूड्स. ए और बी जो होगा यहां पर, ए एंड बी आर एम्पलीट्यूड्स. एम्पलीट्यूड. अब अगर आपको एम्पलीट्यूड पता है ना, तो आप इंटेंसिटी भी निकाल सकते हो.
अगर आपको इंटेंसिटी चाहिए ऑफ वेव, ऑफ लाइट वेव, फ्रॉम सोर्स S1, S1 सोर्स से जो लाइट वेव आएगी उसकी इंटेंसिटी होगी I1 इज K टाइम्स एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ऐसे हम इंटेंसिटी निकालते हैं, K टाइम्स स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। K कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू की आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस आप रेशियो लोगे, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ने वाली। इसी तरह से आपको चाहिए इंटेंसिटी ऑफ वेव फ्रॉम सोर्स S2, इंटेंसिटी ऑफ वेव फ्रॉम सोर्स S2। सोर्स S2 से जो वेव आएगी इसकी इंटेंसिटी होगी K टाइम्स B स्क्वायर। दैट इज इक्वेशन नंबर 4। तो ऐसे आप इंटेंसिटी ले लेंगे K टाइम्स B स्क्वायर, KB स्क्वायर। तो ये तो इंडिविजुअल वेव्स है, सोर्स S1 से एक वेव आई, सोर्स S2 से एक वेव आई, इनकी इक्वेशन है। अब आपको देखना है जब ये वेव कंबाइन करेंगी तो क्या होगा। इतना लिखिए, फिर देखेंगे कॉम्बिनेशन कैसे लेते हैं। यहां तक लिखिए और मुझे डाउट्स बताइएगा इसमें। भाई सब लिख ले तो बताते जाइए मुझे। अच्छा जी, हो रहा है ना। इंटेंसिटी का मतलब है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, कितनी एनर्जी आ रही है बेसिकली, वो इंटेंसिटी है। जैसे होता है आप बल्ब लेते हैं, एक 100 वाट का बल्ब, एक 1000 वाट का बल्ब, 1000 वाट के बल्ब से इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो वो इंटेंसिटी है जिसे हम एम्पलीट्यूड के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटेंसिटी इज K टाइम्स एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ भी जो इंटेंसिटी होगी दैट इज K टाइम्स एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। बस ये बता रहा है अबू हुरैरा। इसके बाद देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब से थोड़ी सी लेंदी कैलकुलेशन है, एक एक स्टेप ढंग से देखना ही डेरिवेशन आती है। सुपरपोजिशन मतलब है अभी तक तो एक सिंगल वेव थी, अब दिख रहा है ये वेव्स कंबाइन कर रही हैं। अब आपको ये दिखाना है कि ये दोनों वेव कंबाइन करने के बाद फिर से एक वेव बनाएगी। दोनों वेव के कॉम्बिनेशन से जो वेव बनेगी उसकी इक्वेशन चाहिए। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जब आप अप्लाई करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, इक्वेशन ऑफ resultant wave obtained due to superposition of waves from source S1 and S2। सो दोनों के सुपरपोजिशन से जो वेव आएगी उसकी इक्वेशन होगी y1 प्लस y2। y1 है a साइन ओमेगा टी, y2 है b साइन ओमेगा टी प्लस।
ये वेव की इक्वेशन है, a sin ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t प्लस 5। अब आपको ना इसे थोड़ा सा सॉल्व करना है। देखो अभी ये वेव इक्वेशन नहीं लग रही, वेव इक्वेशन आपको पता है ये वेव इक्वेशन है, ये वेव इक्वेशन है। ये जो सुपर इम्पोज करने के बाद आई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब आप किसी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ। तो देखो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए करते क्या है, दिस इज a sin ओमेगा t, बायो वालों ढंग से देखना जिनके पास मैथ्स नहीं है, दिस इज b sin ओमेगा t प्लस 5 को ओपन कर दी, सो ये आ जाएगा sin ओमेगा t cos 5 प्लस cos ओमेगा t sin a cos b प्लस cos a sin b। सो ये y आया a sin ओमेगा t b sin ओमेगा t cos 5। भाई ये एक्सपेंशन है, ये आपको याद करना होगा। लाइक जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ऐसी ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन है जिसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो आपको याद रखना होगा। इट्स b sin ओमेगा t cos 5 प्लस b cos ओमेगा t sin 5। अब आप एक काम और करेंगे, a sin ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t cos 5, यहां से अब आप कॉमन लेना शुरू कीजिए। यहां से आप साइन ओमेगा t कॉमन लेंगे, ये a प्लस बी cos 5 है, b cos ओमेगा t sin 5। अब देखिए ये जो a प्लस बी cos 5 है और ये आया b sin 5, इसको कुछ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं। यहां तक बताओ, ये इस स्टेप तक क्लियर है? यहां तक डाउट्स बताइए मुझे। जिशान, हाँ जिशान का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हाँ जिशान, कौन सा वाला? यहां तक आया था? निशान कॉमन लिया, देखो a sin ओमेगा t b sin ओमेगा t cos 5 है ना, इन दोनों में sin ओमेगा t आ रहा है, sin ओमेगा t कॉमन ले लिया। तो जब आपने sin ओमेगा t कॉमन ले लिया, जी अबू हुरैरा यही है, नहीं sin a cos b, वो cos का फॉर्मूला लिख दिया आपने। sin ओमेगा t यहां कॉमन लिया जिशान, तो देखो यहां क्या बचेगा a और यहां बचेगा b cos 5। इसी तरह से इसे आप लिख सकते हैं b cos ओमेगा t sin 5। यहां तो कोई चेंज नहीं किया, बस इन दोनों टर्म में sin ओमेगा t मैंने कॉमन लिया। अभी भी देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसको देखो और इसे देखो, वेव इक्वेशन थोड़ी ना आई है, वेव इक्वेशन लेकर आनी है ना। तो उसके लिए तुम एक काम करो, a प्लस बी कॉस 5 को कुछ रख दो, r cos थीटा रख दो, b sin 5 को कुछ रख दो, r sin थीटा। अब देखो यहाँ r क्या है, r है एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, दोनों वेव्स को कंबाइन कर जो वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड है। सिर्फ इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मैं ये सब्स्टिट्यूशंस कर रहा हूं, रिजल्टेंट वेव। और ये जो थीटा है ना, दैट थीटा इज फेज कांस्टेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव, फेज कांस्टेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो ये जो रिजल्टेंट वेव है, इस रिजल्टेंट वेव का जो फेज कांस्टेंट है, दैट फेज कांस्टेंट इज थीटा। इसे मैं कह देता हूं, इक्वेशन कितनी हो गई थी भाई, इक्वेशंस कितनी हो गई थी, 4 हो गई थी। इसे कह देते हैं 5, इसे कह देते हैं 6, इसे कह देते हैं 7। आप एक काम कीजिए, 6 और 7 को 5 में रख दीजिए। तो जब आप इतना काम करेंगे तो देखिए y आ जाएगा साइन ओमेगा टी, a प्लस बी कॉस 5 है ना, r cos थीटा हो जाएगा।
बी कॉस ओमेगा टी। अब देखो बी साइन फाई की जगह क्या रख सकते हो, आर साइन थीटा, कॉस ओमेगा टी। अब यहां पर ना आर कॉमन ले लो, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, ये आ गई इक्वेशन। सो ये y आया r। अब देखो यहां साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। यहां देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी था क्या, बेसिकली साइन ए प्लस बी था ना, जिसे आपने ये लिख दिया। उल्टा यहां देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी को उल्टा आप ये लिख सकते हैं। तो ये जो टर्म आ रही है इस टर्म को लिख सकते हो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। सो जो रिजल्टेंट वेव है ये उसकी इक्वेशन है, इक्वेशन है ये रिजल्टेंट वेव की। सो इन दोनों वेव्स को, ये जो दो वेव्स हैं, यहां से एक वेव आएगी लाइट वेव, एक लाइट वेव यहां से मिलेगी। ये दोनों लाइट वेव्स कंबाइन होगी, पहली लाइट वेव की इक्वेशन ये, दूसरी लाइट वेव की इक्वेशन ये। दोनों लाइट वेव्स कंबाइन होंगी, कंबाइन होने के बाद जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो रिजल्टेंट वेव ये। यहां जो आर आ रहा है ये जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड है, थीटा रिजल्टेंट वेव का फेस कांस्टेंट है। इसे मैं लिखता हूं इक्वेशन नंबर 8 तक मुझे डाउट्स बताइए। हाँ शिवा देखिए, ये जो इक्वेशन है ना ये रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए कुछ सब्स्टिट्यूशंस करने होते हैं। तो सब्स्टिट्यूशंस ये हैं, ए प्लस बी कॉस फाइव को आर कॉस थीटा रख दिया। अब ये कहां से आया, ये लॉजिक है कि भाई अगर मैं आर कॉस थीटा इसकी जगह रख दूं तो ये वेव इक्वेशन एक स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये लॉजिक से आता है, कोई फॉर्मूला नहीं है इसके पीछे की, कोई थ्योरी नहीं है जो मैं आपको समझा पाऊं। लॉजिक सिर्फ यही है कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड जो इंडिविजुअल वेव्स हैं उनके एम्पलीट्यूड्स पर डिपेंड करे, सिर्फ ये लॉजिक है। उससे हम ये सब्स्टिट्यूशंस करते थे। और किसी का कोई डाउट इसमें? फाइव का 7 को और 6 को मैंने यहां रखा, ये दिख रहा है ना, ए प्लस बी कॉस फाइव। हाँ आमना तुम भी सुन लो पूरा, ए प्लस बी कॉस फाइव की जगह आर कॉस थीटा रख दिया, बी साइन फाइव की जगह आर साइन थीटा रख दिया, दोनों में से आर कॉमन ले लिया, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा आ गया। इसको, ये जो टर्म है ना इसे हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये आपको ना याद करना पड़ेगा ये फॉर्मूला, इसके बिना काम चलेगा नहीं आपका। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो अगर ये दिया हुआ है तो उसकी जगह आप ये लिख सकते हैं, ए की जगह ओमेगा टी है, बी की जगह थीटा है। वैसे जब आप लोगों ने एसी किया होता है ना तो ये सब चीजें कई बार की होती है। हो गया।
जिशान, अरमान, लिखा इतना? देखिए, सो अब तक आपने क्या करा, दो वेव को कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद जो एक रिजल्टेंट वेव बनी उस वेव की इक्वेशन लिखी। अब तक आपने ये काम किया, दो वेव को कंबाइन कर कर जो रिजल्टेंट वेव आई उसकी इक्वेशन लिख दी, ये काम आप कर चुके। अब आपको ये देखना है कि ये जो एम्पलीट्यूड है ना रिजल्टेंट वेव का, इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये ए और बी पर डिपेंड कर रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? थीटा का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? तो 6 और 7 इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7। इक्वेशन 6 यही है, a प्लस बी कॉस फाई इज आर कॉस थीटा, b sin phi is r sin theta। ये इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 है। तो ये 6 है और ये 7। 6 और 7 से हम r निकालना चाहते हैं, तो एक काम करते हैं, स्क्वायर कर कर ऐड कर देते हैं। स्क्वायरिंग एंड एडिंग 6 एंड 7। इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 को स्क्वायर कर कर ऐड कर दीजिए। तो जब आप स्क्वायर कर कर ऐड कर दोगे, सो दिस इज a प्लस बी कॉस फाई का स्क्वायर, b साइन फाई का स्क्वायर, r कॉस थीटा का स्क्वायर, r साइन थीटा का स्क्वायर। स्क्वायर कर कर ऐड कर दीजिए। सो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos square phi, it's 2ab cos phi plus b square sin square phi, r square cos square theta, r square sin square theta। सो ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों में b स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो जब आप b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, बच गया। हाँ बिल्कुल, अबू हरैरा से 1 लिख सकते हैं। और देखो ये आ गया 2ab cos फाई, और यहां भी देखो आर स्क्वायर कॉमन ले लो, ये बच गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। भाई देखो ये कितना हो जाएगा? अरे वाह, हाँ जी, ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। चलो गुड। तो ये बच गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos phi is r स्क्वायर। सो यहां से r आया, इट्स रूट ओवर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos phi। तो ऐसे आप एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं रिजल्टेंट वेव का, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos phi, दैट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड पर और फेज डिफरेंस के ऊपर। इसे मैं लिख देता हूं, कितनी इक्वेशंस हो गई थी भाई? 8 हो गई थी ना। 9th में बताइए मुझे, कोई प्रॉब्लम है? अरे 9th में कहीं कोई प्रॉब्लम है? वेरी गुड, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलो जी। अच्छा मैं एक काम और करो, जरा बताना, ये कहीं और एक्सप्रेशन देखा है आपने? ये
फिजिक्स में ये एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई कहीं देखा है फिजिक्स में? हाँ, वेक्टर्स में देखा था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बिल्कुल जैसे वेक्टर्स ऐड होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से एम्पलीट्यूड्स ऐड होते हैं रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड देने के लिए। अब मुझे ना थीटा चाहिए, तो थीटा के लिए एक काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 7 और 6 को। तो जब 7 और 6 को डिवाइड कर देंगे, दिस इज आर साइन थीटा ओवर आर कॉस थीटा is b sin phi over a plus b cos phi. R gets cancelled out with this R. Tan theta is b sin phi by a plus b cos phi. So now you have theta. तो यहां से आप थीटा निकाल सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 10। तो अगर आप जानते हैं इंडिविजुअल वेव्स का एम्पलीट्यूड, तो आप रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे यहां तक अपने डाउट्स बताइए और फिर इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स। अच्छा, एक काम और कर सकते हो यार, चलो इतना लिख लो, फिर देखेंगे इंटेंसिटी। सबने लिख लिया ना इतना? निशान हुआ ये? आज निशान नींद में। निशान लिखा या नहीं लिखा? अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट, यहां तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल दिया ना, अब आपका काम है इस एम्पलीट्यूड से इंटेंसिटी निकालना। निशान जरा बताओ एम्पलीट्यूड से इंटेंसिटी कैसे आएगी? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। एम्पलीट्यूड से इंटेंसिटी कैसे आएगी? चलो भाई, जिशान तो नहीं बता रहा, और कोई बता सकता है मुझे? एम्पलीट्यूड तो पता है ना तुम्हें, रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन नंबर 9 में ये रहा। इससे इंटेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं? हाँ दो एक नहीं, हाँ अब आया आंसर। यस, नायला का आंसर आया और फायका का आंसर आया, दो सही आए। आमना का भी ठीक है, शिवा का भी ठीक है। शिवा का एग्जैक्ट है, वैसे बाकी लोग थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ करें। अब वो रह रहा है स्क्वायर भी तो आएगा एक। अरे भाई, इंटेंसिटी निकालनी है ना, तो के टाइम्स एक कांस्टेंट के लो और उसे एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आर है तो आर स्क्वायर हो जाएगा। इसे 11 तक देता हूं। 9th को मैं 11th में रख देता हूं। तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी आ गई के टाइम्स इट्स रूट ओवर आर। सो आर इज, आर क्या है?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos phi रूट ओवर ए स्क्वायर b square 2ab cos phi का होल स्क्वायर. सो रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी है दैट इज k a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos phi. k से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर. So the resultant intensity is it's Ka square plus Kb square plus 2Kab cos phi. K square plus Kb square plus 2Kab cos phi. अब यहां देख लो Ka स्क्वायर पता है तुम्हें I1 है, फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी. Kb स्क्वायर तुम जानते हो I2 है. और एक चीज और देखो, ये है ना Kab, रूट K इंटू ए, यहां से देख लो ये रूट I1 हो जाएगा. रूट के इंटू बी इज रूट I2, आप रख दीजिए 12 और इन सबको मिलाकर कह दो 13. 13 को जब आप 12 में रख देंगे सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी I1 I2 2 रूट I1 I2 cos. ये 13th इक्वेशन. सो जो न्यूमेरिकल्स आएंगे ना आपके पास, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स एटलीस्ट जितना मैंने अब तक पढ़ा है, एक आप इसे बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करोगे. आपको पता होगा इंडिविजुअल वेव्स का एम्पलीट्यूड क्या है और फेज डिफरेंस क्या है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए. और अगर यही चीज इंटेंसिटीज दे देता है इंडिविजुअल वेव्स की, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी पूछता है, तो आप ये यूज करें. चलिए भाई इतना लिखिए, फिर न्यूमेरिकल्स करते हैं. G5 का ये है ना Ka स्क्वायर और ये I1 दोनों साइड रूट कर दिया, तो K का रूट रूट के, A स्क्वायर का रूट A और I1 का रूट रूट I. ऐसे ही इसका जब अंडर रूट किया तो ये मिल गया. चलिए इतना लिखा सबने. अब देखिए न्यूमेरिकल्स. सो पहला तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल दे रहा हूं, ये तो आप करोगे.
सो दो वेव्स हैं, उनके एम्पलीट्यूड्स हैं ए एंड टू है। एक वेव का एम्पलीट्यूड ए है, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड टू है। कैलकुलेट एम्पलीट्यूड of resultant wave first part। फेज डिफरेंस इज π/3, दोनों वेव्स में फेज डिफरेंस π/3 का है। सेकंड में पाथ डिफरेंस इज λ/2। करिए जरा, ट्राई करिए। देखो, अगर इसमें किसी को हिंट चाहिए, वैसे हिंट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अगर फिर भी चाहिए किसी को तो ये रहा हिंट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos phi। देखो यार, ए ये रहा, बी ये रहा, फाई ये रहा, और दूसरे वाले में फाई नहीं दिया, पार्ट डिफरेंस दिया है। तो मैंने तुम्हें बताया था, शायद याद हो, λ/π इज 5/2π, यहां से फाई निकाल लो और सॉल्व कर दो। करो, इतनी सी तो मेहनत करो, खुद जरा बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। एक का भी आंसर नहीं आया अभी। अच्छा, शिवा का आया पहला। शिवा एक बार चेक कर दो जरा मुझे, रुको। स्क्वायर स्क्वायर 5। अच्छा, एक मिनट जरा। 4 5 भाई, cos π/3 होता है cos 60, cos 60 होता है हाफ। ठीक है ठीक है, ये किस किस का सही था? शिबा का ठीक है, आयशा का ठीक है। यार अभी क्या करो, तुम्हारा गड़बड़ है। अब अगर कोई cos π/3 भी नहीं जानता, बताओ, मतलब तुम लोग सुनने वाली हरकतें करते हो। cos π/3 इज हाफ, cos π/3 cos 60 हाफ हो जाएगा। हम ना ऐड कर दो, मतलब ए स्क्वायर और 4a स्क्वायर भी तुमसे ऐड नहीं होगा। हद है। और वो लास्ट में जो हमने लिखा है 4a cos हाफ, क्या है ये? अरे cos π/3 की जगह तो हाफ आया है, और एक a और होगा वहां, ढूंढो जरा। क्या कैलकुलेट कर रहे हो? नायला, फर्स्ट पार्ट में गड़बड़ है बच्चे, ढूंढो जरा कुछ। ब्लंडर कर रही हो कहीं कहीं, कैलकुलेशन में कुछ ब्लंडर कर रही हो। अरमान, बी की जगह 2a रख दो। देखो, बी की जगह 2a भी नहीं रख रहा है, बी को बी रहने दे रहा है। अरे बी 2a है ना, तो 2a रख दो। वो देखो, बी को बी रहने दिया।
और आंसर्स लिखते रहो, पता तो चले तुम गड़बड़ क्या करते हो। यही गड़बड़ एग्जाम में जाके रिपीट करोगे, फिर कहोगे नंबर नहीं आते। रेहान गड़बड़। चलो सुनो सुनो सुनो, सुनो। अबू हुरैरा अब कुछ ठीक है। सेकंड पार्ट का यार आयशा, ना भाई ना, फाइका गलत है। आयशा आपका आंसर मैं चेक करता हूं, मुझे अभी याद नहीं क्या है। सो देखो भाई, फर्स्ट पार्ट में दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड दिया है। एक वेव का एम्पलीट्यूड है ए, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड है 2a, फेज डिफरेंस है π/3। अब सुन लो यहां ढंग से सब। रिजल्टेंट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos π/3। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ए स्क्वायर प्लस बी विच इज 2a स्क्वायर प्लस 2a into b which is 2a cos π/3 is half, gets cancelled. It's root over a square plus 4a square plus 2a square. तो रिजल्टेंट आया रूट ओवर 7a स्क्वायर। और बहुत सिंप्लीफाई करना चाहो तो ऐसे लिख दो a√7। बताइए मुझे कोई परेशानी यहां तक क्लियर है? जिशान, तुम्हें आज हुआ क्या है? न तुम आंसर दे रहे हो, न तुम रिस्पॉन्ड कर रहे हो। तबीयत सही नहीं है क्या? और तो बाकी सब कर रहे हैं जैसे करते हैं। अब देखिए सेकंड। अरे सेकंड तो अब ट्राई करो यार, सेकंड तो ट्राई करो। सेकंड में अगर तुम्हें परेशानी है, ये होता है रिलेशन। एक्स दिया है तुम्हें λ/2, रख दो जरा, फाइ निकाल दो, फिर करो पूरी कैलकुलेशन और बताओ फाइनल आंसर क्या आ रहा है। शिवा कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे आपके आंसर में। सेकंड पार्ट के आंसर में आपके में भी और भी किसी ने कैलकुलेट करके भेजा था मुझे। आयशा के में भी गड़बड़ सी लग रही है। अरे फायका क्या कैलकुलेट कर रही हो तुम? मैं तुमसे कह रहा हूँ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालो, λ/6 क्या निकाल दिया? भाई सुनो, सुना करो जरा, सुनना बहुत जरूरी होता है। ए दिया है, बी दिया है 2a, फाइ नहीं दिया, तो पहले फाइ निकालो यहां से। एक्स की जगह λ/2 रखो, फाइ निकालो, फिर फाइ को उस इक्वेशन में रखो और बताओ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है। सॉल्व करना तुम्हें है, सॉल्व नहीं करके दे सकता मैं तुम्हारे लिए। निशान 1 कैसे आ जाएगा? नहीं, अरे छोड़ो सब, मुझे फेज डिफरेंस निकाल के दिखाओ। ये तो तुम्हें पिछली क्लास में कराया था, तुम सबके आंसर्स आ रहे थे, तुम किस स्पीड से भूलते हो। अरे फाइ बताओ मुझे कितना आया। चलो छोड़ो सब, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैं कर दूंगा। एक टूबा का फाइ सही आया। फाइ का फाइ फेज डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ फाइ की वैल्यू क्या है? जैसे पहले वाले में फाइ की वैल्यू π/3 थी, अब कितनी है?
तूबा का सही, सुहेल का ठीक, हबीब का ठीक, शीबा ठीक कर रही है, अरमान ठीक कर रहा है, नवेद का भी ठीक है, नवेद का ठीक है, हुमा का ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, रेहान का भी सही आ रहा है। ना फायका तुम्हारा आया, ना दिशान का आया, ना शुजात का आया। अरे भाई यहाँ पर वैल्यू रख दो। सुनो यार, मैं नेक्स्ट शीट पे कर रहा हूं। पिछली क्लास में सिखाया था x बाय लैम्डा होता है 5/2 पाई। x दिया है λ/2, लैम्डा फाइ का पता नहीं, 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल हुआ, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हुआ, फाइ कितना आ गया, 5 पाई। फेज डिफरेंस पाई का है। तो जब आप यहां रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लेंगे, इट्स रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos पाई। तो जब आप वैल्यू रखेंगे ए स्क्वायर, बी कितना है 2a का होल स्क्वायर, 2 इंटू ए, बी कितना है 2a cos पाई इज -1। सो ये आया 5a स्क्वायर -4a स्क्वायर। ओ सॉरी, हाँ ए वाले सही थे, रूट ओवर ए स्क्वायर। हाँ शिवा का सही था ये, और भी आयशा का सही था सबसे पहले, शायद शुजात का भी सही आ रहा था, तुबा का भी सही आ रही। हाँ भाई फायका आया समझ में। लिखिए जल्दी लिखिए इसे, जब ये स्लाइड हो जाए तो बताइएगा, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। निशांत कौन सा पार्ट दोबारा बता दूं, फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट? देखिए निशांत, सेकंड पार्ट में आपको पाथ डिफरेंस दिया है, कह रहा है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताओ। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए ये रिलेशन होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइ। फेज डिफरेंस की जरूरत पड़ती है, तो काम ये है किसी तरह से आप पार्ट डिफरेंस को यूज कर कर फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर, है ना। तो ये रिलेशन है, एक्स पार्ट डिफरेंस है, लैम्डा वेवलेंथ है, फाइ इज फेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो आप x को लिख सकते हैं λ/2, लैम्डा तो लैम्डा रहेगा, 5/2 पाई। तो लैम्डा गेट्स कैंसिल आउट, दिस लैम्डा इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो फेज डिफरेंस आ गया आपका पाई का फेज डिफरेंस होता है रिलेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइ। फाइ की जगह आपने पाई रख दिया, cos पाई -1 हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर -4a स्क्वायर। 3 कहां से आ गया निशान, 3 का है पाई। कौन से स्टेप की बात कर रहे हो दिशान? ये पहला स्टेप है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा स्टेप है, ये 6 स्टेप है, ये 7। 3 नहीं है, एक्स बाय लैम्डा, एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा इज 5/2 पाई। एक्स दिया हुआ है λ/2, पार्ट डिफरेंस की जगह λ/2 रख दिया, बाय लैम्डा 5/2 पाई। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 नहीं है, 2 से 2 कैंसिल किए, तो 5 पाई आ गया। जी cos पाई -1 होता है, ये था ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 5 पाई आ गया। हाँ जीशान हुआ। 5 पाई आ गया। हाँ, जीशान, 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 हुआ। 5 पाई आ ग
फिर यहां पर फाई की जगह पाई रख दिया बस, cos पाई -1 था, -1 ले लिया, तो आ गया ये a स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर प्लस -4a स्क्वायर, सो r इज a। जिशान हुआ? चलिए नेक्स्ट देखिए, एक न्यूमेरिकल और करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ज्यादा घुमाएंगे। ये दोनों पार्ट क्लियर थे ना सबके? क्योंकि इन दोनों में गड़बड़ है तो फिर थर्ड नहीं समझ में आएगा। In Young's double slit experiment, the intensity of light at a point on screen where part difference is lambda is k units. Find intensity at a point where part difference is lambda by 4. Intensity at a point where part difference is lambda by 4. तो देखिए, अब देखो यहां पर ये जो k दिया है ना, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी दी हुई है। वो कह रहा है एक पॉइंट है जहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी k है, पाथ डिफरेंस लैम्डा है, I1 नहीं पता, I2 भी नहीं पता। तो पहला काम तो I1 I2 निकालने का है, फिर देखेंगे ये क्या कहता है। इसके आगे की कहानी तो बात की है, पहले तो I1 I2 चाहिए। अब जरा पीछे पलट के देखो जो थ्योरी लिखवाई थी, क्या रिलेटिव इंटेंसिटी और I1 I2 में कोई रिलेशन लिखवाया था मैंने? पीछे देखो जरा, इक्वेशन नंबर बता देना मुझे, पीछे पलट के देखो जल्दी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 और I2 में कहीं कोई रिलेशन किसी इक्वेशन में लिखा है हमने? देखो भाई, ये जो शायद आखिरी इक्वेशन लिखी थी कहां गई, ये रिलेशन है रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 I2 और 5। नहीं जिशान, ये तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में, ये इंटेंसिटी और रिजल्टेंट इंटेंसिटी और इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी में, ये वाला पूछा। सो I1 और I2 जो होगा यहां दोनों इक्वल होंगे। अब ये इक्वल क्यों है, इसका रीजन है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वो आपको कुछ नहीं बताता इंटेंसिटीज के बारे में, तो याद रखिएगा इंटेंसिटी सेम होती। यंग्स ने जो दोनों स्लिट ली थी ना, वो दोनों स्लिट की विड्थ सेम थी, तो वहां से जो लाइट आती है उसकी इंटेंसिटी सेम होती है। तो बाय डिफॉल्ट इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट I1 इज इक्वल टू I2। ये हमेशा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ऐसा ही होता है, दोनों इंटेंसिटीज इक्वल होती है। सो अगर मैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखूं, इट्स I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1
रूट आई टू मल्टीप्लाइड बाय कॉस फाइव। आई आर आप जानते हैं के है, आई वन इक्वल टू आई टू आप जानते हैं कितना होगा। इसकी जगह आई वन लिख दो। और अच्छा एक चीज और चाहिए थी यार, पार्ट डिफरेंस पता है तो फेज डिफरेंस आ जाएगा। होता है ना, पार्ट डिफरेंस बाय लैम्डा इज, पूरा ही फॉर्मूला लिख दूं कहीं तुम में से कुछ फिर परेशान हो गया। ये जो अभी यूज किया था, x बाय लैम्डा इज, हाँ शिबा सही आ रहा है, 5/2 x लैम्डा की इक्वल है ना, तो ये आ जाएगा लैम्डा बाय लैम्डा इज 5/2। लैम्डा बाय लैम्डा 1 आ गया, फाइ आ गया 2 पाई। तो 2√i1, i2 की जगह भी आप i1 लिख दीजिए और इसे cos 2 पाई लिख दीजिए। तो देखिए ये तो आ गया 2i1, cos 2 पाई 1 होता है, √i1 i1 cos 2 पाई। i1 is k/4, i2 i1 के इक्वल है, ये भी k/4। ये बताओ मुझे यहां तक आया क्या समझ में दोनों को, सबको? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। I1 और I2 दोनों इक्वल आ गए और ये दोनों के दोनों k/4 के इक्वल। इसके बाद देखिए अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी। कब रिजल्टेंट इंटेंसिटी? जब पार्ट डिफरेंस λ/4 होगा। सो अब I1 और I2 आप जानते हैं, I1 और I2 दोनों कितने, k/4। तुम्हें पार्ट डिफरेंस अब दिया है कि λ/4, कह रहा है अब ये दोनों वेव्स किसी जगह सुपर इंपोज कर रही है, जहां सुपर इंपोज कर रही है वहां पार्ट डिफरेंस λ/4 है, तो मेरे ख्याल से यहां से फेज डिफरेंस निकाल लोगे। रिजल्टेंट इंटेंसिटी होता है I1 प्लस I2 प्लस 2√i1 √i2 cos फाइव। जरा से निकाल के दिखा देना यहां से रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना आ रहा है, और कोई गड़बड़ नहीं करेगा। इसको लिख लो, इसको लिख लो, फिर इसके बाद आगे करके दिखाऊंगा। इतना लिख लो तो बताना, स्लाइड चेंज करते हैं। लिखा, सबने लिखा, चलो भाई। गुड टूबा, वैल्यू रख दो।
अरे गुड। यार कुछ गड़बड़ आ रहा है हबीब, कुछ गड़बड़ है। तूबा का सही है बिल्कुल, हबीब गड़बड़ है। फेज डिफरेंस तो सही है, तूबा का भी फेज डिफरेंस सही है, और तूबा इंटेंसिटी सही आ रही है। अभी पार्ट गड़बड़ है यार, रिजल्टेंट इंटेंसिटी गड़बड़ है। रेहान फेज डिफरेंस सही आ रहा है। आयशा आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक आ रहा है आयशा। आमना फेज डिफरेंस भी गलत, क्या कर रही हो आमना तुम ना बस। आयशा का आंसर सही है, आमना का फेज डिफरेंस गलत, शिबा का आंसर सही, सुहेल फेज डिफरेंस गलत। कॉस कौन सी वैल्यू? हाँ फाइव का तो पाई बाय टू लिख दो ना इसे, गलत आ रहा है। तुम लोग यार फेज डिफरेंस में क्यों गड़बड़ कर रहे हो? सुनो दोबारा से। x is part difference divided by wavelength. Phi is phase difference divided by 2 pi. x की जगह रख दो लैम्डा बाय 4, लैम्डा phi बाय 2 पाई, लैम्डा से लैम्डा गया, इसे इधर मल्टीप्लाई कर दो। 2 पाई बाय 4 इज 5, कैंसिल कर दो ना, 2 और ये 4 2 हो जाएगा, 5 आया, पाई बाय 2। रखो सारी वैल्यूज। I1 कितना आया था? k बाय 4 आया था। I2 कितना आया था? k बाय 4 आया था। k बाय 4, k बाय 4 cos pi by 2 which is 0, so the resultant intensity is k by 2। अब बताओ निशान, आमना, सुहेल, क्यों 2 पाई आ रहा था? क्या बेवकूफी कर रहा था सुहेल? सुहेल मैं तुम्हें अनम्यूट कर रहा हूं, मुझे बताइए ये 2 पाई है ना, सिर्फ तुम्हारा नहीं है, कईयों का आ रहा था। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि ये क्यों आ रहा था। तो सुहेल तो निकल भी गया। सुहेल है, हाँ सुहेल माइक ऑन करो। यस सर। क्यों 2 पाई आ रहा था? सर वैल्यू रखने में दिक्कत हुई थी। कौन सी पार्ट डिफरेंस की? यस सर। अब सही है? जी सर, पाई बाय 4 रखा था सर, पहले पाई रख लिया था गलती से। पाई किसे रख दिया था? तो फर्स्ट वाला सर, जो फर्स्ट निकाल दी सर, 2 पाई जो रन निकाली थी। अच्छा उसी को यूज कर लिया था। जी। ओके ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। अरे भाई पार्ट डिफरेंस दिया है ना, लैम्डा बाय 4, इसे यूज करना है। चलो परेशानियां बताओ मुझे, कुछ परेशानियां हैं? चलो तो ये तो खत्म हुआ, तुम ये तो सीख गए कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस का रोल क्या है। निशान हुआ था? चलो अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद अब तुम्हें कंडीशंस चाहिए। देखो तुम्हें बताया था ना मैंने, यहाँ ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज बनेगा। तो वो ऐसे पूछ लेता है कि अच्छा ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, बताओ फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए कि ब्राइट फ्रिंज बन जाए। कहेगा पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए कि ब्राइट फ्रिंज बने। ये ऐसी डार्क के लिए पूछ लेगा कि बताओ यार डार्क फ्रिंज बनना है, फेज डिफरेंस क्या हो, पार्ट डिफरेंस क्या हो। तो वो कंडीशंस निकालनी है। तो आपको चाहिए कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और
ब्राइट फ्रिंज और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ब्राइट फ्रिंज, मैक्सिमा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन चाहिए कि कब ये सब होगा। तो उसके लिए इस एक्सप्रेशन से चलते हैं। R इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos phi। मुझे बताओगे cos phi की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 4, 5, 6 इनफाइनाइट, क्या हो सकता है? cos phi की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? हाँ शुजात, cos phi इंफिनिटी होता है ना। अरे शिवा, -1 मैक्सिमम वैल्यू होगी कि मिनिमम वैल्यू होगी? हाँ शुजात, इंफिनिटी, cos phi इंफिनिटी जाता होगा। अबे cos +1 के आगे नहीं जा पाता। +1 के आगे थोड़ा ना cos की वैल्यू होती है। शुजात तुझे ना कुछ क्लास रिपीट करवानी पड़ेगी। हाँ +1 तो यार अब ये +1 कब आता है? रुक जाओ, शुजात बताएगा। शुजात जल्दी बता, वरना मैं अभी क्लास से निकाल दूंगा। 1 कब आता है कॉस में? जल्दी। शुजात 5:15 हो रहे हैं। 5:16 पर नहीं आया ना किस एंगल के लिए कॉस की वैल्यू 1 होती है, तो फिर देखना। तो सबका आ जाएगा। शुजात कर रहा होगा गूगल। हाँ कॉस 91 होता है। अबे कॉस 90 0 होता है, साइन 91 होता है। हाँ 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, जनरलाइज कर दूं 2n पाई। cos 0 1, cos 2 pi 1, cos 4 pi 1, cos 6 pi 1, cos 8 pi 1, सिमिलरली cos 2n pi 1 होता है। तो ये फाई की वैल्यूज है। तो आप लिख सकते हो इन जनरल जो तुम्हारा फाई होगा वो फाई है 2n पाई। ये वो फाई की वैल्यू है जिसके लिए cos फाई मैक्सिमम होता है। मतलब cos फाई तुम्हारा 1 होता है। ये वो फाई की वैल्यू है 2n पाई। और n भाई आपका 0 से शुरू हो जाएगा। n तुम्हारा 0 से शुरू हो जाता है। 0, 1, 2, 3 वेरी करते चले जाओ n को। तो cos 0 भी 1, cos 2 पाई भी 1, cos 4 पाई भी 1, 6 पाई भी 1, 8 पाई भी 1। अब तुम चलते चले जाओ, कहीं तक भी 1 आएगा। ये तो है फेज डिफरेंस। अब मुझे चाहिए पार्ट डिफरेंस। तो मैं ये तो पता चल गया कि मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस 2n पाई होना चाहिए। पार्ट डिफरेंस भाई तुम्हें पता है, पार्ट डिफरेंस बाय लैम्डा फेज डिफरेंस बाय 2n पाई होता है। रख दो, सॉरी 2n पाई नहीं होता, 2 पाई। पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हो ना यहाँ से। फेज डिफरेंस तो जानते हो कितना है, 2n पाई। रख दो यहाँ पे। इसे कुछ कह दूं इक्वेशन को, इसे 1 कह दूं, इसे 1 कह देता हूँ। इसे 2 कह देता हूँ। तो 2 तब आएगा जब इसकी इतनी वैल्यू होगी। इसे 3 कह देता हूँ। इसे 4 कह देता हूँ। 3 को 4 में रख देता हूँ। 3 को 4 में रख देता हूँ तो ये आ जाता है x बाय लैम्डा इज 2n पाई ओवर 2 पाई। 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, x आ गया n लैम्डा। सो ये इक्वेशन नंबर 5 है, x इज इक्वल टू n लैम्डा। ये पार्ट डिफरेंस होना चाहिए अगर आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ब्राइट फ्रिंज बन रहा है। अब वो कहता है अच्छा ठीक है, फेज डिफरेंस बता दिया तुमने कि 2n पाई फेज डिफरेंस होगा तो मैक्सिमम मिलेगा।
तुमने बता दिया कि पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा होगा तो मैक्सिमम मिलेगा। अब तुम्हें ये चाहिए कि वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है क्या, है ना। तो क्या करोगे, यहां cos फाइव की जगह +1 रख दो, 2 को 1 में रख दो। फॉर आर मैक्स, अब मुझे चाहिए आर मैक्स की वैल्यू है क्या। आर मैक्स के लिए इसे ऐसे लिख दो, √a² + b² + 2ab × 1। अब इतनी तो अकल तुम्हारे अंदर है कि तुम्हें ये देखकर पता चल जाना चाहिए कि भाई ये a + b का होल स्क्वायर है ना शुजात, दिख रहा है a + b का होल स्क्वायर। इसे नहीं दिखाओ अभी भी। आर मैक्स आ गया a + b। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दोनों एम्पलीट्यूड्स को एल्जेब्रिकली ऐड करने के बाद आएगा। तो जहां ब्राइट फ्रिंज बनेगा वहां एम्पलीट्यूड्स ऐड हो जाएंगे। मतलब अगर यहां से जो वेव आ रही है उसका एम्पलीट्यूड a है, यहां से जो वेव आ रही है उसका एम्पलीट्यूड b है, तो यहां जो वेव पहुंचेगी उसका एम्पलीट्यूड a + b होगा, एम्पलीट्यूड्स ऐड हो जाएंगे। ये भी मैक्सिमा है, एम्पलीट्यूड a + b होगा। चलो शुजात, आखिरी एक सवाल तुम्हारे साथ, फिर इसके बाद मैं आज तुमसे सवाल नहीं पूछूंगा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बता दिया मुझे, अब मुझे बता दो इंटेंसिटी क्या होगी। शुजात, मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी। आई मैक्स क्या होगा, कुछ नहीं बताएगा शुजात, है ना। शुजात आज कुछ नहीं बताएगा, जिशान बता देगा। जिशान तुम बता दो। अरे अगर ये पता है तो क्या आई मैक्स आ सकता है। हाँ भाई हाँ, के देखो सब बता रहे हैं, जिनसे मैं पूछता हूँ ना उनके अलावा सबके आंसर आते हैं। के टाइम्स a + b का होल स्क्वायर, है ना। के टाइम्स आर मैक्स का स्क्वायर, शुजात a - b कर दिया। ये है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ऐसे आएगा k टाइम्स a + b का स्क्वायर। चलो भाई लिखो इसे। भाई लिख लो सब इतना, फिर मुझे बताओ, फिर आते हैं डिस्ट्रक्टिव का, देखते हैं मिनिमम। चलो जी सबने लिख लिया। अच्छा अब आई मैक्स निकालने का ना एक तरीका और था, देखो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऐसे भी तो लिखते थे। I1 I2 2√I1 √I2 cos5, हाँ। रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए cos5 1 होगा मैक्सिमा के लिए, तो आई आर मैक्स आ गया। अरे ये मैक्स लिखा, मैक्स। शुजात थोड़ा बहुत पढ़ा कर, सिर्फ मेरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा,
हमेशा याद रखना, अगर मेरी क्लास के बाद या किसी भी क्लास के बाद तुमने सेल्फ स्टडी नहीं करी तो वो क्लास का टाइम भी बर्बाद किया, कोई भला नहीं होता। इसे लिख सकते हैं √i1 √i2 का होल स्क्वायर। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है IR मैक्स √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर। अच्छा, मैं डिस्ट्रक्टिव कर देता हूं, तुम स्क्रीनशॉट लेकर बाद में लिख लेना, क्योंकि ना इतनी देर में तो मेरे साथ सर आ जाएंगे और मैं आज को यहाँ छोड़ना नहीं चाह रहा डिस्ट्रक्टिव से पहले। ये लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी से लिख लो इतना। डिस्ट्रक्टिव में छोटा छोटा सा डिफरेंस आएगा, बस माइनस माइनस आता चला जाएगा। चलो जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। सो देखो, एक तो यहां पर तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ब्राइट की जगह, एक सेकेंड यार, मिनिमा हो जाएगा, मिनिमा और डार्क फ्रिंज और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कुछ चीजें ना खुद भी सोचो भाई, कॉस अब +1 तो होगा नहीं, मिनिमम चाहिए आपको एम्पलीट्यूड, -1 होगा। तो -1 तब आता है जब पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, 7 पाई हो, और इन जनरल इसको लिख देते हैं 2n-1 पाई। तो इन जनरल फाई आ जाएगा आपका 2n-1 पाई। और यहां n 0 से ना स्टार्ट कर 1 से शुरू करता है। अब तुम ऐसे ही पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हो भैया, 2n-2n पाई की जगह 2n-1 पाई लिख दो, पाई से पाई चला जाएगा, 2 कैंसिल नहीं होगा। पाई था, ये 2 पाई था, पाई से पाई गया, 2 बच गया, तो पार्ट डिफरेंस आ गया तुम्हारा n लैम्डा की जगह 2n-1 लैम्डा/2। और n ख्याल रखना 0 से नहीं आएगा, n आएगा 1 से। और एक चीज और देख लो, यहां r मिनिमम है ना, r मिनिमम यहाँ प्लस की जगह -1 आ जाएगा, यहां भी माइनस आ जाएगा, यहां भी माइनस आ जाएगा, यहां भी माइनस आ जाएगा। r मिनिमम है तो cos फाई की वैल्यू -1 डाल दो। r मिनिमम चाहिए था, a-b का होल स्क्वायर लिख दो, a-b लिख दो, a-b का स्क्वायर आ जाएगी मिनिमम इंटेंसिटी। आई मिनिमम आ जाएगा, k टाइम्स r मिनिमम का स्क्वायर, k टाइम्स a-b स्क्वायर। यहां भी जब देखोगे ना तो cos फाई को तुम -1 लिख दोगे, सो r मिनिमम आ जाएगा -1। r मिनिमम I1 I2। चलिए इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, ये खत्म हुआ। अभी 1-2 लेक्चर्स और लगेंगे इसे खत्म करने में, सैटरडे हम वाइंड अप कर देंगे इस चैप्टर। हाँ, मिनिमम यस यस, मिनिमम। सब मिनिमम है यार, कहीं अगर छूट गया हो ना मिनिमम कर दो।